Is it visible to all? Yes, sir. Visible and audible. Please carry on. Type yes. Is it visible to all? Type yes in comment box. Yes, sir. Yes, sir. Please carry on. Okay. So let us start a strategy for UGC net. First of all, Yes, sir. Visible and audible. okay Please okay carry on. okay okay. So मेरा जो सेशन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। सो हम स्ट्रेटजी अपनी डिस्कस करें उससे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक Yes, sir. होंगे Yes, sir. या Please carry on. सो कुछ टॉपिक या कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हो सकती हैं जो आपके माइंड से बाद में स्किप हो सकती हैं। सो आप अपने पास कुछ राइटिंग के लिए या अपने नोटबुक या पेन अपने साथ रख लीजिए। सो ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी जो है स्टार्ट कर सकें। अगर स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ or why there's need to qualify UGC NET. So let us talk about the UGC NET examination. It is basically a eligibility test. So national eligibility test for the assistant professor. So why UGC NET? If you qualify UGC NET only, so there is two part when you prepare for UGC NET. There is only UGC net and other is UGC net GRF. So we will discuss both the things. So first of all, we talk about UGC net. So UGC net qualify when you qualify UGC net exam, you will be able to pursue your research as a PhD research scholar or MPhil research scholar, and you will get minimum eligibility to be assistant professor in any college. So other thing is you will get extra mark in API. API is a scorecard. जब भी आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अपीयर होते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड बनता है जिसे हम एपीआई कहते हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग कॉलेजेस जो होते हैं वो इसके लिए मार्क्स देते हैं जो 3, 2, 3, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ अगर हम यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने की अगर बात करें तो जीआरएफ इज डिनोट्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर हम इसके कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसे हर साल 2 बार कंडक्ट करवाती है 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो बेसिकली मैं इसके फायदे आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट जो जेआरएफ है उसे क्वालिफाई करना या एग्जाम क्वालिफाई करने के क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इनके फायदे नहीं मालूम होंगे, हमें अपने जो फायदे हैं अपने ब्रेन तक पहुंचाने पड़ेंगे। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसको रिजल्ट की जरूरत होती है। जब तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो आपको बोर करना शुरू कर देता है। सो इसीलिए स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले हमें इसके फायदे देखने पड़ेंगे। अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं जो कि नेट के जो कट ऑफ होती है उससे लगभग 3 से 4 या 5% ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो नेट की जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही थी या जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो जीआरएफ में भी मिलेंगे। इसके साथ ही आप म लगभग 2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करेंगे यूजीसी नेट से अपनी एपीए स्कोर में। सो इसके साथ ही आपको 5 ईयर के लिए एक फेलोशिप मिलती है। सो जो ये फेलोशिप है आपको 5 साल के लिए मिलेगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कंप्लीटली 5 ईयर, अगर आप एमफिल कर रहे हैं तो एमफिल और पीएचडी 2 प्लस 3 ईयर की आपकी फेलोशिप ये मिलती है। जेआरएफ के अंडर अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसमें आपको लगभग 2 साल जेआरएफ मिलता है और 3 साल एसआरएफ मिलता है। एस जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलो और एसआरएफ का मतलब है सीनियर रिसर्च फेलो। जब आप जूनियर रिसर्च फेलो होते हैं तो आपको 31,000 रुपीज़ पर एचआरए जो कि सिटी वाइज़ डिपेंड करता है। किसी को 9%, किसी को 18% और किसी को 27% के हिसाब से एचआरए मिलता है। अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको एचआरए नहीं मिलता। इसी के साथ आपको कंटीजेंसी मिलती है 10,000 पर ईयर 2 साल के लिए और इसी के साथ एसआरएफ जब आप हो जाते हैं, उसके साथ ही आपको 35,000 प्लस एचआरए
और प्लस कंटीजेंसी जो कि बढ़कर 20,500 हो जाती है। और इसी के साथ ही अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 5 ईयर के एक्सपीरियंस से जो मैंने स्ट्रेटजी सारी बनाई है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम मेन-मेन जो अपने टॉपिक्स हैं, उसको देखेंगे कि एग्ज़ाम में या एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जाम कैसे सोल्व करना है। सो इसी को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। बिकॉज़ देयर आर 3 फेजेस फ्रॉम आवर प्रिपरेशन टू एग्जाम। फर्स्ट फेज इज़ इनिशियल स्टेज व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड सेकंड स्टेज व्हेन यू ऑलरेडी स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड अ, अपनी जो आपने पढ़ा है या रीडिंग की है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दैट मीन आप रिवीजन कर रहे हैं और इसी के साथ आपकी आती है थर्ड फेज बैटलफील्ड यानी कि एग्जामिनेशन हॉल। अगर हम अपने इनिशियल स्टेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आप नए नए एस्पिरेंट हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना पड़ेगा या उस सिलेबस को आपको देखना चाहिए कि सिलेबस में जो एग्जामिनर है या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपसे क्या डिमांड करती है। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। इसी के साथ ही आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है बुक्स की। सो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो सब लोगों से पूछते रहते हैं कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट है। एवरी बुक इज बेस्ट, बट आपको उन लोगों से डिस्कस करना है जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसी के साथ मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, आपने उसके झांसे में नहीं पड़ना है। आपको अपने सीनियर्स जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे आपको बुक की लिस्ट बनवानी है। फिर उसके बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में बुक्स को रखना है। ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हैं हमारी मार्केट में, लेकिन हमको लिमिटेड सोर्सेस रखने हैं ताकि रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ सके। कुछ लोग करते क्या हैं, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, उससे हम यही देखते हैं कि आपको ऑथेंटिक बुक्स जो है, वो लेनी चाहिए। और इसी के साथ जो थर्ड स्टेप जो हमारा आता है वो है एक बुक को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी है। 3 बार कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले जब आप एक बुक को पकड़ते हैं, उसको रीड करना शुरू करते हैं, आपको उस बुक को एक पायलट स्टडी के तौर पर रीड करना है। यानी कि उसको थोरली रीड कर जाना है कि उस बुक में क्या-क्या चीज़ें हैं। और इसी के बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस बुक को अच्छे से रीड करना है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो लिंकिंग फैक्ट्स हैं, जिससे आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है, उसको मार्क करना है। और तीसरे स्टेप में आपको सिर्फ मार्क की हुई चीज़ों को ही रीड करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को कभी पढ़ते ही नहीं, जो हमारी फेलियर का कारण बनता है। और हमें फेल नहीं होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जीआरएफ लेना है, इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना ज़रूरी है। और अपने जब कोई अपने सिलेबस को आप देख रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको प्रीवियस ईयर भी देखने पड़ेंगे, ताकि आपको मालूम चले किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है। और प्रीवियस ईयर को आपकी तैयारी के साथ-साथ ही आपको करना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है और प्रीवियस ईयर में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखिए कौन-कौन से आए थे और उसी के बिहाफ पे अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कई बार होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में आपको ऐसी-ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मिलती हैं, जो आपकी बुक में नहीं थी। तो आपको अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना है। इसी के बाद पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी की हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 को कैसे तैयार करें। इसके लिए बहुत सारी बुक्स कह सकते हैं कि मार्केट में हैं। सो सार्थक सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकल बुक को डिसाइड किया है कि जो बुक हमारे सिलेबस को कंप्लीटली अ, फ़ॉलो करते हुए बनाई गई है, जिससे अच्छी तरह से तैयारी हो सकती है। सो सार्थक सर आपको बता देंगे। सो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो पेपर 1 को हम हमारी गलती क्या होती है, हम
पेपर 1 की जो बुक है, उसको डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। वो 2 पार्ट कौन से हैं? एक होता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और दूसरा पार्ट है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जिसे आपको पढ़ना है। और इन दोनों को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर भी सोल्व करने हैं, जो हर बुक के लास्ट में दिए होते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो होता क्या है, कुछ लोग थ्योरेटिकल पार्ट को सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट करना होता है। प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें डेली उसके लगभग-लगभग 30 से 50 एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए और प्रीवियस ईयर को भी सोल्व करना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे लगभग 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वह है मैथमेटिकल रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन दैट इज डीआई। और अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें हमें सभी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे और लास्ट जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिर्फ 6 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में करने हैं और इसको कुछ हाई लेवल तक आपको नहीं करना है, सिर्फ बेसिक्स जो होते हैं उन्हीं को आपको कवर करना है। इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम जो कि आपकी वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स को एस्टेब्लिश करती है और इसी के साथ इंडियन लॉजिक, जिसमें हम बात करते हैं प्रमाण की, प्रतीक्षा की, दैट इज परसेप्शन और अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। ये कुछ टॉपिक हैं जिसमें से हर बार लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए और इसी के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको सिर्फ़ 3-4 चीज़ों की ही प्रैक्टिस करनी है और उनको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आपको क्वेश्चन बार-बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े एग्ज़ाम में। डीआई में अगर हम बात करें तो परसेंटेज, डिफरेंस, रेशियो और एवरेज, इन 4 चीज़ों को ही करना है। क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन हम इन 4 चीज़ों को ही फ़ोकस करके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर इफेक्टिंग द टीचिंग एंड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और आईसीटी टीचिंग्स में और इन टॉपिक को ही आपको कवर करना है। और अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट के दूसरे टॉपिक की बात करें तो दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जब आप जीआरएफ कर लेंगे या नेट कर लेंगे, उसके बाद आपको एमफिल या पीएचडी में ही एनरोल करना है, क्योंकि आप फर्दर डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं। इस टॉपिक को पढ़े बगैर आप रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाएँगे, ताकि आपको रिसर्च के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ताकि आप रिसर्च स्टार्ट कर सकें। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या सब टॉपिक हैं, उनमें सबसे पहले हमें रिसर्च से रिलेटेड कुछ स्कॉलर जो हैं, उनकी डेफिनेशंस रिसर्च से रिलेटेड उनको पढ़ना ज़रूरी है। और इसी के साथ रिसर्च के टाइप्स, क्योंकि अलग-अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग रिसर्च की अलग-अलग टाइप होती हैं और इसी के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते हैं और मेथड्स क्या-क्या हो सकते हैं और स्टेप्स, रिसर्च एथिक्स। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्योंकि रिसर्च एथिक्स आपको मालूम होंगे, तो आप प्लेजरिज्म के चक्कर में नहीं फँसेंगे और दूसरी बात, आपको रिसर्च कैसे करनी है, उसका पता चलेगा। अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, वह रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में कुछ खास पढ़ने के लिए होता नहीं है, लेकिन रीडिंग कम्प्रिहेंशन आसान भी नहीं है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको यह जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, 2 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ना है थोरली, जैसे मैंने आपको बताया
पायलट स्टडी। एक बार पढ़ना है तो आपने वहाँ से अंदाज़ा होगा, आपको गेस लग जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है या कम्प्रीहेंशन है, यह किसके बारे में है। और इसी के साथ फिर आपको क्या करना है, कम्प्रीहेंशन को एक बार पायलट स्टडी करने के बाद या रीडिंग के बाद आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शंस से आपको बहुत बहुत से अपना आंसर जो है वो क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होता है, तो सेम क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में चेक कर सकते हैं। आपको आंसर ईज़िली मिल जाएगा। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को जल्दी से सोल्व किया जा सके। और इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको टाइप्स, क्योंकि टाइप्स के बारे में हर बार पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन्स तो नहीं आते हैं, लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। कौन से कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हो सकते हैं या मीन्स हो सकते हैं, जो कि अच्छी कम्युनिकेशन के एक एग्ज़ाम्पल है। और इसी के साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स आपको ज़रूर रीड करने चाहिए। और इसी के साथ बैरियर्स, जैसे मैंने आपको बताया इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, उसी प्रकार कुछ बैरियर्स भी होते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लाइव वेबिनार के साथ या क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है, दैट इज़ हमारा वो क्या बैरियर है, हमारी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। और इसी के साथ जो कह सकते हैं कि दूसरे टॉपिक्स हैं, उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? और इसी के साथ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हम बात कर रहे थे पेपर 1 के बारे में। नेक्स्ट जो है आईसीटी। आईसीटी में भी आपको टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन्स देखने पड़ेंगे। और फुल फॉर्म इस बार तो ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए। और इसी के साथ आपको कुछ स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन, जैसे कि इस बार पूछा गया था कि वेब जो है, वह किस सेशन या सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं। और आपको एक्सटेंशंस ज़रूर देखनी चाहिए कि ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या है। इन इन चीज़ों को आपको इसमें आईसीटी में रीड करना है। और इसी के साथ हायर एजुकेशन में आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को देखना है। और इसी के साथ प्रोफेशनल टीचिंग, स्किल बेस्ड टीचिंग। और जैसे कि इस बार या हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉक कुछ कोर्सेज़ चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। स्वयं एक पोर्टल है जहाँ पर कुछ जो फ्री के आपको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ चैनल्स हैं सरकार की तरफ से चलाए गए हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे कि नंबर 1 चैनल जो है, वो कौन-सा है? नंबर 2 चैनल का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं, जो कि रिसेंटली हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इसी के साथ ही हायर एजुकेशन में आईसीटी को भी आपने देखना है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 2 की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी गाइड आप पेपर 2 के लिए यूज़ मत करें, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी गाइड्स मिलती हैं, हेल्प बुक मिलती हैं, जिसमें आपको सिर्फ़ फैक्ट दिए होते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार के क्वेश्चन के बिहाफ़ पे, एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको एक टॉपिक से रिलेटेड उनके सारी तरफ जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको जब तक आप ऑथेंटिक बुक्स रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको जो उनकी सोर्सेस या उनके सारे एस्पेक्ट हैं, वो पता नहीं चलेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर करने का। और इसी के साथ मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि ऑथेंटिक बुक्स जो हैं, जो कि किसी ऑथेंटिक राइटर ने लिखी हैं, उन्हीं को आपने रीड करना है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसको 3 बार पढ़ना है। और दूसरे स्टेप में आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने कहा था कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं और इसी के साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये नहीं है कि आप बुक से ही पूरा-पूरा पेज लिख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। वो एक अच्छा मेथड नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे एक लाइन से आपको पूरी स्टोरी याद आ जाए। उ ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं और क्लीन और क्लियर नोट्स बनाने हैं,
कई बार होता क्या है कि नोट्स बनाते समय हम इतनी जल्दबाज़ी करते हैं कि बाद में हम अपने ही नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम पे आपको उन्हीं नोट्स को पढ़ना है। इसीलिए अपने जो नोट्स हैं, आपको क्लीन और क्लियर बनाने हैं। इसी के साथ जो अपने नोट्स हैं, उनको आप कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। और जब आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद जब आप फिनिश कर रहे हैं अपना डेली का रूटीन जो फिनिश कर रहे हैं रीडिंग की, नोट्स बनाने के बाद आपको एक बार अपने नोट्स को ज़रूर देखना है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार-बार कि आपको एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप सार्थक सर से बात कर सकते हैं। वो आपको बहुत सी मात्रा में एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवा देंगे। तो मॉक टेस्ट जैसा कि सार्थक सर और प्रसेनजीत सर बोल रहे थे कि दे विल प्रोवाइड मॉक टेस्ट्स टू यू सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करने हैं ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलता रहे। तो थर्ड फेज़ सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। फर्स्ट फेज़ में हमने इनिशियल स्टेज की बात की थी। जो प्रिपरेशन की सेकंड और पीक जो स्टेज है, उसमें हम बात करते हैं कि रीड शॉर्ट नोट्स। जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनको आपने रीड करना है और इसी के बाद जो रिवीज़न आपने करनी है, बार-बार अपने नोट्स को पढ़कर और आपने एक बार जो बुक्स मार्क की थी, आपको उन्हें फिर से पायलट स्टडी करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बार-बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और इसी के साथ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले क्यों नहीं पढ़ना है? प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हम सारा रिवाइज़ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक पज़ल होती है हमारे माइंड की, हमको डाइवर्ट करने के लिए। ऐसा इसीलिए आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कुछ भी नहीं करना है। लेकिन रात को सोने से पहले अपने नोट्स को एक बार आपने देखना है और एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, रिलैक्स होना है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप सॉन्ग सुन सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स फ़ील कराए। एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले आपको ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है, ताकि आपका जो माइंड है, वो शांत हो जाए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को अच्छी तरह और प्यार से, ध्यान से समझ सकें। नेक्स्ट ये सारी तैयारी के बाद आपको उतरना है युद्ध के मैदान मैदान में, यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में। एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम शुरू करने से पहले ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बुक रीड करते हैं तो आप जब तक 4-5 पेजेस रीड नहीं कर लेते हैं, तो आपको वो जो चैप्टर है या बुक है, समझ लगती नहीं है। सो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी को हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं। आपने उनको 4 से 5 बार रीड करना है। रीड करने से होगा क्या, आपका फ़ोकस बनेगा स्क्रीन पर और जैसे ही क्वेश्चन्स आएँगे आपकी स्क्रीन पर, आप उसे अच्छे से समझ पाएँगे। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जो ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं है, ये आप अलग-अलग एग्ज़ाम में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ये जो रिसेंट हम स्ट्रैटेजी बात कर रहे हैं, ये आप सभी एग्ज़ाम में देखेंगे। सो सबसे पहले जो बहुत से स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के 2 पार्ट हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से पहले कौन-सा करें? मेरी यहाँ पर यही सजेशन होती है कि आप वो वाला पार्ट पहले करें, जिसकी आपको लगता है कि तैयारी ज़्यादा है या अच्छी तैयारी है और आपने पहला क्वेश्चन कोशिश करनी है कि सही ही करना है। अगर पेपर 1 में आपको लग रहा है पहला क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने वाला है, तो आप पेपर 2 को कर लें। पेपर 2 का क्वेश्चन आपको ईज़ी लग रहा है तो उसको मार्क करें। इससे आपके माइंड को एक बूस्ट मिलेगा कि मेरी जो तैयारी है या स्टार्टिंग है, वो बहुत अच्छी हुई है। बाकी का जो एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका अच्छा ही जाएगा। इसीलिए पार्ट कोई भी करें, पेपर 1 करें या पेपर 2 पहले करें, इससे कोई मैटर नहीं करता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन जो है, सबसे पहले 2 बार रीड करना है।
अगर आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से 4-5 बार रिपीट करके रीड किया है, तो आपको क्वेश्चन को बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। कई बार होता क्या है, हम क्वेश्चन को रीड तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें छुपे हुए नहीं, नोट को नहीं रीड करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, तो आधी जंग तो वैसे ही जीती जाती है। आपका 50% आंसर आपको मिल जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझें। फिर इसके बाद बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम में कोई तुक्का सिस्टम होता है क्या? हम भगवान का नाम लेकर किसी पे भी टिक कर दें, ए ही कर दें, ए ऑप्शन ही मार्क कर दें, बी ही मार्क कर दें, तो उससे एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा? सो मेरा जो उनको उनके लिए आंसर होता है, वो यही होता है कि तुक्का सिस्टम कोई नहीं होता। इट इज़ अ प्योर साइंटिफिक मेथड। ये पूरा एक साइंटिफिक मेथड है तुक्का लगाने का। अगर आपने किसी चीज़ को रीड ही नहीं किया है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? और अगर हमको हमको तुक्का लगाना है, तो तुक्का का एक पूरा साइंटिफिक मेथड ये होता है कि आपको इसमें एलिमिनेशन का कांसेप्ट लगाना होता है। एलिमिनेशन का कांसेप्ट कैसे लगेगा? मान लीजिए आपको अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है और ऑप्शंस में कुछ रिलीजियस कोई एक्टिविटी की बात की गई है। अगर मान लीजिए किसी एक ऑप्शन में रिलीजियस एक्टिविटी और अकबर का जो नेचर है, उससे मेल नहीं खाता है। दैट मीन कि वो ऑप्शन गलत है। और इसी की तरह आपको तुक्का सिस्टम में ये भी देखना होता है कि पीछे जो आप क्वेश्चन करके आए हैं, उसके आंसर क्या थे? जैसे मान लीजिए आपने 15वें क्वेश्चन पर आप आए हैं और वहाँ पर आप तुक्का टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं। तो पीछे के जो 14 क्वेश्चन हैं, आपने देखा कि एवरेज उसमें लगभग जो 10 क्वेश्चन थे या 9 क्वेश्चन थे, उसमें ऑप्शन बी सही था, बी, डी सही था या सी सही था। तो आप उसमें तुक्का सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उस सेम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन और ऑप्शन का नेचर देखना पड़ेगा कि दोनों के नेचर कैसे हैं। सो तुक्का टेक्निक ऐसे काम करती है। और इसी के साथ नेक्स्ट जो है हाउ टू सोल्व असर्शन रीज़न क्वेश्चन। असर्शन रीज़न क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमको बार-बार देखने को मिलते हैं और इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है कि हमें इनका सीक्वेंस देखना होता है कि दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं या सीक्वेंस पूरा कर रही हैं, कंटीन्यूटी पूरा कर रही हैं या नहीं, दोनों के नेचर सेम है या नहीं। अगर नेचर सेम है, लेकिन बात पूरी नहीं हो रही है, कंटीन्यूटी में नहीं हो रही है, दोनों सही हैं लेकिन जो रीज़न है वो उसके लिए वैलिडेट नहीं होगा। इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में, वो होती है मैच द ऑप्शंस। डिफरेंट जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसको मैच करना। इसमें होता क्या है कि बहुत से जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सभी ऑप्शंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं, तो आप मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि आप वो देखिए जो आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरी बुक पढ़ी इंडिया अनरेस्ट। ये मुझे मालूम है कि वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है। मेरा इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन का 1 कहाँ पर मेल होता है या मैच होता है। तो आप ऑप्शन में देखिए कि सेकंड का 1 के साथ। सेकंड का 1 के साथ। आप देखते हैं कि ए और डी सेक्शन में या डी ऑप्शन में दोनों बी के 1-1 ऑप्शन मैच हैं। बी और सी इस प्रकार से एलिमिनेट हो जाता है। फिर आपने फोकस करना है तीसरी ऑप्शन पर, गीता रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं बीजी तिलक ने गीता के ऊपर अपने वक्तव्य लिखे थे। इस प्रकार गीता रहस्य का जो मैच खाता है वो है बीजी तिलक। इस प्रकार हम देखते हैं कि सी का सेकंड ऑप्शन हो गया। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकलता है वो निकलता है ए। इस प्रकार आपको एलिमिनेशन का कांसेप्ट लगाते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आपकी कोई क्वेरी है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो
ये मैंने कोशिश की है कुछ 30-35 मिनट में अपनी पूरी एक्सपीरियंस को शेयर करने करने की कोशिश की है। सो कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। सो आई एम वेटिंग। Thank you. Thank you, sir. I think your audio is coming a little bit late than your uh, video. I don't know if it's happening with me only, but I would like to thank you for very beautifully explaining it to our students. Uh, every nitty-gritty of the exam and the exam-related strategy, starting from the initial preparation to uh, the battlefield itself, or in other words, when students are एनी uh, डाउट एनी डाउट? giving sorry, when students are giving exam on the exam day. So I would now like to invite questions from student, as sir would be very generous to take questions. Thank you, sir. I think your audio is coming a little bit late than your